वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और इसी एनर्जी और जोश के साथ फिर कंटिन्यू अपन आज का वीडियो लेकर आए हैं थर्मोडायनेमिक्स पे, जो कि रिलेटेड होगा अपना उष्मा संचरण, हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र मतलब उष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है विभिन्न प्रकार के पदार्थों में, ठोस, द्रव, गैसों में। इससे रिलेटेड क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि अपन एग्ज़ाम में देख सकते हैं, आगे आने वाले एग्ज़ामों में भी आप देखोगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हर कंपटीशन में आपको देखने को मिलेगा उष्मा संचरण से रिलेटेड। क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बने हैं, बहुत बार आए क्वेश्चन। इससे हार्ड नहीं आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और अंत में एक और छोटा रूल भी करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, ये टेम्परेचर से रिलेटेड। तो दोस्तों, जीवन एक बहुत बड़ा चैलेंज है जीवन में, और हर कदम पर चैलेंज मिलेगा। और जैसे कि आप गेम में देखते हो, कई कई गेम होते हैं ऑनलाइन गेम, उनमें हर मोड पे आपको चैलेंज मिलता है। उसी प्रकार जीवन भी अपना है कि हर मोड पे आपको चैलेंज मिलेगा, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है अपन को, और उससे लड़ना भी, फाइट भी करनी है, और उसको पार भी करना है चैलेंज को, क्योंकि यही जीवन है। और जिस दिन जीवन में चैलेंज आने बंद हो जाएंगे तो मतलब आपकी जो अनंत है, अंत है, उसकी ओर अग्रसर हो गया जीवन, मतलब अंतिम सांसें। क्योंकि जीवन में संघर्ष के बिना जीवन बोल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि किसी भी फील्ड की बात की जाए, हर क्षेत्र की बात की जाए, ज़िंदगी आसान नहीं है। बस इसको एंजॉय करते ही जियो। खुशी का ये नहीं है कि खुशी लगातार मिलेगी, आप बहुत सारी मेहनत कर लिया आपने और फिर उसके बाद आराम है, खुशी खुशी मिलेगी, ऐसा सोचना भी मत कभी। क्योंकि खुशी जो आप कर रहे हो उसी में खुशी है, जो आप जी रहे हो उसी में खुशी है। जो हो रहा है, वर्तमान में चल रहा है, जो आगे होगा, वो खुशी है। खुशी को ढूंढने के लिए कोशिश मत कीजिए, आप जो कर रहे हैं उसे इंटरेस्ट के साथ कीजिए, मज़ा आएगा, यही खुशी है। जहाँ पल दोस्तों के साथ मिले या फिर किसी के साथ जीने का मौका मिले, अपने जो भी अच्छे परिवार में, कहीं भी जहाँ भी खुशी जाहिर करने का मौका मिले, खुल के जिए, खुलकर हंसो, खुलकर खुशी बनाओ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, उष्मा संचरण, हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र क्या होता है? कोई भी चीज़ हमेशा अधिक से कम की ओर फ्लो होगी, चाहे वो पानी की बात की जाए, वो ऊंचाई से मतलब निचाई की ओर आएगा। उसी प्रकार से धारा की बात की जाए, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो होगी। तो उसी प्रकार से उष्मा भी क्या होगी? अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर उष्मा के प्रवाह को ही उष्मा संचरण कहते हैं। यानी कि कभी भी ये देखा कि एक ठंडी वस्तु से दूसरी गर्म वस्तु ठंडी हो जाती है, गर्म वस्तु को ठंडी कर देती है? नहीं ना, क्योंकि जो गर्म वस्तु है वो ठंडी वस्तु को क्या करेगी? ठंडी वस्तु को ही गर्म करेगी। मतलब अपन कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे मान लो आप निकले हो बर्फ़ लेकर, तो बर्फ़ जो टेम्परेचर है उच्च तापमान वाला, तो थोड़ी देर में बर्फ़ पिघल जाएगी। ऐसा है कि ऐसा तो होगा नहीं कि जो आसपास और भी क्षेत्र वो एकदम ठंडा हो जाएगा, नहीं ना, क्योंकि जो उच्च तापमान वाली वस्तु है वो निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाह करेगी, किसका? उष्मा का। और यही उष्मा संचरण होता है। ठीक है दोस्तों, कुछ ज़्यादा सब सोचने वाली बात नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सी बात है। और इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि ये कितने प्रकार से उष्मा का संचरण होता है और कौन कौन से पदार्थों में किस विधि से उष्मा का संचरण होता है, ये बेस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों चालन की, कंडेंसन। कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है? जब किसी धातु या के तार या फिर किसी छड़ के एक सिरे को गर्म करते हैं तो उस सिरे के स्थित परमाणु उष्मा अवशोषित करके कंपन करना शुरू कर देते हैं, और कंपन करते हुए ये परमाणु अपने पड़ोसी परमाणुओं को उष्मा स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे पड़ोसी परमाणु भी कंपन शुरू कर देते हैं।
इस प्रकार से उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है और उष्मा संचरण की ये विधि चालन विधि कहलाती है। उष्मा की ये विधि चालन कहलाती है। और जब देखो दोस्तों, अब आपने कई बार देखा हुआ कि लोहे की वस्तु है, या फिर इसको छोड़िए, जब आप सर्दियों में चूल्हे के पास बैठते हो या अंगीठी के पास बैठते हो गर्म, जहाँ लकड़ियाँ जलाकर, तो उसमें आप कुछ भी लोहे की वस्तु डालोगे और एक सिरा अपने पास रखना पकड़ के, कुछ देर बाद में आप देखोगे कि जो सिरा आपने पकड़ रखा है वो भी गर्म होने लग गया, हालांकि आपने सिरा तो दूसरा डाल रखा है आग में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा दोस्तों ये होता है कि जब दूसरे सिरे में अपन गर्म कर रहे हैं, उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, तापमान दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो परमाणु होंगे उसके धातु के, वो क्या करेंगे, कंपन करना शुरू कर देंगे, एनर्जी प्राप्त होगी तापमान से, और वो कंपन जो उष्मा उन्होंने ग्रहण की वो अपने पड़ोसियों को दे देंगे, और वो पड़ोसी फिर कंपन शुरू कर देंगे, वो अपने अगले पड़ोसियों को दे देंगे। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती हुई दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगी और दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। ये है चालन विधि। क्योंकि इसमें अब देखिए, जो पहले पोजीशन पर थे कम परमाणु, वो दूसरी पोजीशन पर चल के नहीं गए, वो उन्होंने सिर्फ क्या किया, उष्मा को अपने से अपने पड़ोसी को दे दी। ठीक है दोस्तों, उन्होंने क्या किया, उष्मा को ट्रांसफर कर दिया अपने पड़ोसियों को। इसी प्रकार से इसका स्थानांतरण हुआ एक सिरे से दूसरे सिरे पे। ठीक है दोस्तों, और इसमें मोस्ट बात यह है कि ये सभी ठोसों में उष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। हालांकि पारा द्रव अवस्था में होता है, फिर भी इसका संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। किसमें? पारे में। ठीक है दोस्तों, याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे अपन संवन कन्वेक्शन। दूसरी विधि कौन सी है? संवन कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, जब किसी तरल को गर्म किया जाता है तो गर्म भाग का प्रसार होता है। यानी जब किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो वो क्या होगी, फैल जाएगी, प्रसार करेंगी। प्रसार के बारे में पर पीछे पढ़ा भी है पूरी डिटेल से। अगर किसी ने नहीं देखी तो वीडियो सेक्शन में जाके आप पीछे जस्ट इससे पीछे वाली वीडियो ही प्रसार के बारे में, तो उसमें आप देख सकते हो। जब किसी तरल को गर्म किया जाता है तो गर्म भाग प्रसार करता है, वो प्रसार के फलस्वरूप इसका क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ेगा तो उसका घनत्व घट जाता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि घनत्व क्या होता है, रो बराबर वी अपॉन एम अपॉन वी होता है। एम अपॉन रो बराबर क्या होता है, एम अपॉन वी। जब आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। ठीक है, तो रो बराबर क्या होता है, एम अपॉन वी होता है। ठीक है दोस्तों, केजी प्रति मीटर क्यूब घनत्व। ठीक है दोस्तों, तो घनत्व घट जाता है जिससे ये गर्म भाग ऊपर उठने लगता है। क्योंकि जब हल्का हो जाएगा, घनत्व घटने का मतलब हल्की हो गई। अब नीचे से मतलब पानी के नीचे आप गर्म करोगे, नीचे गर्म हो गया पानी, तो वो क्या हो गया, उसका फैलाव हो गया, आयतन बढ़ गया, घनत्व घट गया, तो वो क्या हो गया, हल्का हो गया। और ऊपर ठंडा जल है जो कि भारी है, तो गर्म जल क्या करेगा, ऊपर ही तो उठेगा, हल्की वस्तुएं ऊपर आएंगी। तो ये क्या कहता है, ऊपर उठने लगता है, ये गर्म भाग ऊपर उठने लगता है और ऊपर का ठंडा भाग नीचे की ओर गति करता है। यानी कि जो तरल पदार्थ का ऊपर का जो ठंडा भाग है वो नीचे की ओर गति करने लगता है, और ये ठंडा भाग नीचे जाकर गर्म होकर पुनः ऊपर उठता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, और इस प्रकार पदार्थ में संवहन धाराएं बहने लगती हैं। इस प्रकार या इस तरह पदार्थ में क्या होंगी, संवहन धाराएं बहने लगेंगी, और उष्मा संचरण की यह विधि क्या कहलाती है, संवहन विधि कहलाती है। संवहन यानी कन्वेक्शन मेथड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और उष्मा संचरण की इस विधि में पदार्थ स्वयं उष्मा ग्रहण करके उष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान में करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें चालन विधि के अपेक्षा उल्टा होता है। इसमें क्या करते हैं, पदार्थ उष्मा को ग्रहण करते हैं और चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। यानी कि इसमें कण है वो क्या करते हैं, खुद भी गति करते हैं उष्मा के साथ। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी प्रकार के द्रव और गैसों में उष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। संवहन विधि द्वारा ही उष्मा का संचरण होता है। सभी प्रकार के जो भी क्या है, द्रव और गैस जो भी है, उनमें संवहन विधि द्वारा ही उष्मा का संचरण होता है।
इस प्रकार से अपन दोनों विधि देख लिया, चालन विधि, कंडक्शन विधि और कन्वेक्शन संवहन विधि। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों विधियाँ, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। विकिरण, थर्ड जो विधि है क्या है, विकिरण रेडिएशन, उष्मा संचरण की यह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विकिरण विधि कहलाती है। यानी कि ऐसी कौन सी विधि उष्मा संचरण की जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्वेश्चन आ गया तो क्या बोलोगे, विकिरण, विकिरण रेडिएशन विधि। ठीक है दोस्तों, और ये इस विधि में उष्मा का संचरण प्रकाश के वेग से होता है, यानी कि बहुत तेज गति से इस विधि में क्या होता है, उष्मा का ट्रांसफर होता है एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत तेज गति से, क्योंकि उस प्रकाश के वेग से हो रहा है। प्रकाश का वेग पता है आपको कितना होता है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये सबसे तेज विधि है। तेज विधि तो हो गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि प्रकाश के वेग से गति करेगी। इस विधि में उष्मा संचरण विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा होता है, और यानी कि जो ये विधि है उष्मा संचरण की, इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा उष्मा का संचरण होता है, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक इसी विधि से पहुंचती है, यानी कि सूर्य से जो हमें उष्मा प्राप्त होती है वो किस विधि से प्राप्त होती है, विकिरण विधि से। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, यानी कि बहुत प्रकार से क्वेश्चन अपन देख सकते हैं जो कि महसूस किए जा सकते। और इस प्रकार से अपन ने उष्मा संचरण की तीनों विधियां देख ली, कौन कौन सी, चालन कंडक्शन, 2 नंबर पर कन्वेक्शन संवहन विधि, और 3 नंबर पर रेडिएशन विकिरण विधि। ठीक है दोस्तों, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों से डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, और ज़्यादा घबराने की जरूरी नहीं है, नॉर्मल बातें हैं और अपन इजीली कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से अपन को प्रिपरेशन को अपने कंटिन्यू रखना है, साथ साथ में प्रैक्टिस, जितने भी अपने पास प्रैक्टिस के संसाधन हैं, प्रैक्टिस सेट्स उपलब्ध हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए उपलब्ध है, उन सबको करने की ट्राई कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मोर परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी संभव नहीं है। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट नियम, न्यूटन का शीतलन नियम। ठीक है दोस्तों, ये नियम, इस नियम के अनुसार यदि वस्तु और वातावरण के ताप का अंतर ताप अधिक्य यानी अधिक नहीं हो तो वस्तु के शीतलन की दर ताप अधिक्य के समानुपाती होती है। यानी कि शीतलन की दर किसके समानुपाती होगी, ताप अधिक्य, आर समानुपाती T-T0। ठीक है दोस्तों, फिर समानुपाती का चिन्ह हटाए तो -K आ गया, T-T0, और आर क्या है यहाँ पे, शीतलन की दर हो गई, और T वस्तु का ताप हो गया, T0 वातावरण का ताप। यानी कि जो T-T0 वस्तु का ताप और वातावरण का ताप है वो क्या है, ताप अधिक्य। यानी कि ये अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें डिफरेंस अगर 100 डिग्री है, 200 डिग्री है या 70 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस है तब ये नियम लागू नहीं होगा। यानी कि कुछ लिमिट है इस नियम की भी, कि ये इसका अधिक ताप अंतर नहीं होना चाहिए, जो वस्तु है उसका और जो वातावरण है उसका जो ताप का अंतर है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब ये नियम लागू होता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा तो ये इसका फार्मूला पूछ लेगा, इसका जो नियम है इसका, और इससे रिलेटेड एक और नियम है। जो ये नेगेटिव साइन है ये किसको डिनोट करेगा, ऋणात्मक चिन्ह उष्मा में समय के साथ कमी को व्यक्त करता है। यानी कि समय के साथ उष्मा में कमी होगी। मान लो कोई भार वस्तु रखी है, उसमें अगर उष्मा का स्तर 100 है, मान लो कोई इकाई है, 100 इकाई है, तो थोड़ी देर बाद में जो कमी होगा ना 90, ऐसा नहीं है कि 100 से 200 हो जाएगी। ऐसा है क्या, कोई वस्तु ऑटोमेटिकली गर्म होती जाएगी, ऐसा संभव है क्या? अगर मान लो ये वस्तु को बाहर रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस है, वो थोड़ी देर में देखेंगे तो 150 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगी, ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल नहीं है। यानी कि समय के साथ क्या होगी, उष्मा में कमी होगी, और इसी चीज़ को व्यक्त करता है ये नेगेटिव साइन। ठीक है, क्या है, शीतलन स्थिरांक, जो वस्तु की सतह और प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि जो वस्तु है अपने लिए उसकी जो सरफेस कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति कैसी है, वस्तु की प्रकृति कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा शीतलन स्थिरांक। ठीक है दोस्तों, और ताप में कमी के रूप में न्यूटन का शीतलन का नियम ये क्या है, ये क्या है अपनी शीतलन की दर -dT/dt, ताप का अंतर, और dt समय के साथ आ गया, और -K T1 T2 बटा 2 -T0, क्योंकि ये समय के साथ टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग ही होगा। पहले शुरू में T1 है फिर T2 है, तो इसका एवरेज ले लेंगे,
और टी नॉट तो वातावरण का ताप हो ही गया। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी नियम है न्यूटन के शीतलन का नियम, आर बराबर माइनस के टी माइनस टी नॉट। ठीक है दोस्तों, शीतलन की दर ताप आधिक्य के समानुपाती होती है। जस्ट इतना सा स्टेटमेंट ध्यान में है तो अपन क्वेश्चन कर देंगे। आएगा तो इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, लेकिन आएगा तो न्यूमेरिकल छोटा आएगा, बाकी डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है नियम को अगर पूछेगा तो। बाकी जो पूछने वाली चीज़ें हैं ऊपर वाले तीनों उष्मा संचरण की विधियाँ, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे से अपन ने आज का जो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट था उष्मा संचरण अच्छे से कवर कर लिया है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स की एक और इंटरेस्टिंग बेसिक को लेकर, जो कि अपनी तैयारी को और मजबूत करेगा। और तब तक के लिए दोस्तों अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।